मायके में अपमान, ससुराल में सम्मान। रात के 2 बजे हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा है। रसोई के एक कोने में हल्की पीली लाइट जल रही है। आस्था के सामने बर्तनों का पहाड़ है। बगल में डाइनिंग टेबल पर कॉलेज की फटी हुई किताबें खुली हुई हैं, जिन पर बर्तनों को मांजते समय पानी के छींटे गिर रही हैं। अचानक आस्था के हाथ से एक स्टील की भारी थाली छूटकर फर्श पर गिरती है। अकल घास चरने गई है क्या तेरी? रात के 2 बज रहे हैं और इस महारानी से बर्तन तक ढंग से साफ नहीं होते। पूरा घर सिर पर उठा रखा है। सॉरी मामी जी, हाथ साबुन से फिसल गया था। बस ये आखिरी 2 बर्तन बचे, इन्हें साफ करके मैं सुबह के टेस्ट के लिए थोड़ा पढ़ लूंगी प्लीज। पढ़ाई की बच्ची, बढ़िया कलेक्टर बनने वाली। सुबह ठीक 5 बजे उठकर पूरे घर में झाड़ू पोछा और सबका नाश्ता तैयार मिलना चाहिए। जी मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। और कान खोल कर सुन ले, सुबह कॉलेज तब जाएगी जब घर का एक एक कोना चमक जाएगा। और अगर बाहर पड़ोसियों या कॉलेज में किसी के सामने ये रोना धोना मचाया कि तुझसे घर का काम करवाया जाता है, तो याद रखना तेरे वो जो बुढ़े नाना जी गांव से तेरी कॉलेज की फीस भिजवाते हैं ना, वो चुटकी में बंद करवा दूंगी। फिर ताउम्र इसी रसोई में सड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं मामी जी, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज मेरी पढ़ाई बंद मत करवाना प्लीज। तो दफा हो जा, काम खत्म कर। अगली सुबह 8:30 बजे धूप तेज हो चुकी है। रिया और सोनू महंगे चमचमाते हुए कपड़े पहने हुए परफ्यूम छिड़क कर खड़े हैं। मामा रमेश हाथ में अपनी नई कार की चाबी घुमा रहे हैं। आस्था कोने में एक फटी हुई फाइल छाती से भींचे खड़ी है। पापा जल्दी चलिए ना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। और हाँ, इस बहन जी को आज कार में मत बिठाना। इसकी इस फटी पुरानी शक्ल की वजह से मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। सही कह रही है रिया, पापा वैसे भी गाड़ी की सीट खराब हो जाएगी। इसके कपड़ों से झाड़ू पोछे की बदबू आ रही है। आस्था, तुम आज पैदल ही चली जाओ। वैसे भी रोज रोज पैदल चलने से सेहत अच्छी रहती है। कार में वैसे भी जगह नहीं है, सोनू का बड़ा बैग भी रखना है। जी मामा जी, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। कार स्टार्ट होती और धूल उड़ाती हुई निकल जाती है। आस्था सड़क पर अकेली रह जाती है। ये भगवान, कॉलेज यहाँ से पूरे 4 किलोमीटर दूर है। दोपहर की धूप है और जेब में 1 रुपया भी नहीं है। नाना जी ने जो चुपके से पैसे दिए थे वो भी कल मामी ने छीन लिए। मैं कैसे पहुंचूंगी? सुमन कार की आगे वाली सीट पर बैठी है। रिया और सोनू पीछे हैं। सुमन शीशे में रिया को देखती है। रिया, सोनू, याद रखना मेरी बात। ये लड़की आस्था तुम्हारे हक की जायदाद पर कुंडली मार कर बैठी हुई है। तुम्हारे उन सठियाए हुए नाना नानी ने कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी में दोनों बच्चों का हक बराबर है। इसकी माँ मर गई तो क्या ये डायन हमारा हिस्सा खाने आई है? मम्मी, नाना जी हमेशा इसी के गुण गाते रहते हैं। जब देखो तब आस्था का राग अलापते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, उसे उसकी औकात याद दिलाते रहना, वरना वो एक दिन तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगी और तुम दोनों रास्ते पर आ जाओगे। आप फिक्र मत करो मम्मी, उसे तो मैं कॉलेज में ही देख लूंगा। कॉलेज में नोटिस बोर्ड के सामने भारी भीड़ है। छात्र छात्राएं और प्रोफेसर जमा हैं। बोर्ड पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, यूनिवर्सिटी टॉपर आस्था शर्मा 98%। शाबाश आस्था, तुमने पूरी स्टेट में हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। अरे रिया, सोनू, जरा इधर आओ, कुछ सीखो अपनी इस कजन बहन से। तुम दोनों तो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर रेंग रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी सर, इस भिखारन की वजह से आज मेरी सहेलियों के सामने मेरी थूथू हो गई। बधाई हो आस्था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तुम सच में बहुत जीनियस हो। थैंक यू आरव, ये सब बस पढ़ाई और भगवान के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। देख रहा है सोनू, इस भिखारन की तारीफें हो रही है। घर में नौकरों की तरह बर्तन मांजती है और यहाँ आकर महारानी बन रही है। इसकी इस मुस्कुराहट को मैंने बहुत जल्द आंसुओं में ना बदला तो मेरा नाम रिया नहीं। रिया और सोनू खिसियाते हुए घर पहुंचते हैं। शाम के 5 बजे सुमन, रिया और सोनू कमरे का दरवाजा बंद करके फुसफुसा रहे हैं। मेज पर चाय के कप रखे हैं। मम्मी, आज कॉलेज में इस आस्था की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं बता नहीं सकती। और वो जो आरव है ना, अमीर घराने का लड़का, वो भी 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे उसकी अकल ठिकाने लगानी ही होगी, वरना मैं कॉलेज जाना छोड़ दूंगी। अरे तो सोचना क्या है, तू ही कॉलेज में रहती है, कुछ ऐसा सोच कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस चुड़ैल को धक्के मार कर घर से बाहर निकालूं। बस कोई पुख्ता तरीका मिल जाए ताकि बुढ़ऊ नाना जी भी कुछ बोल ना पाए। मम्मी, मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। ऐसा प्लान है कि ये लड़की कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। या तो घर के अंदर घुट घुट कर मर जाएगी या खुद ही कुएं में कूद जाएगी। क्या प्लान है सोनू, बता जल्दी। मम्मी, अगर इसके कैरेक्टर चरित्र पर उंगली उठ जाए, अगर हम ये साबित कर दें कि ये बदचलन है, तो नाना जी खुद इसे लात मार कर घर से निकाल देंगे और इसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगे।
वाह भाई, क्या दिमाग पाया है मम्मी। कॉलेज में एक लड़का है विक्रांत, पूरे कॉलेज की लड़कियां उस पर मरती हैं, वो सबका क्रश है। और मैंने देखा है कि ये आस्था भी उसे छुप छुप कर घूरती है। विक्रांत मेरा और सोनू का अच्छा दोस्त है, थोड़ा गुंडा टाइप है। मैं विक्रांत को बोलूंगी कि वो आस्था को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाए। ये तो वैसे भी बेवकूफ और मासूम है, तुरंत फंस जाएगी। अरे वाह मेरी बेटी, तू तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। अगर विक्रांत ने इसे फंसा लिया और हमने इसके साथ इसकी कुछ तस्वीरें खींच ली तो नाना नानी के सामने इसका पत्ता हमेशा के लिए साफ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रिया और सोनू के घटिया प्लान में आस्था फंस जाएगी या फिर उसकी मामा मामी और भाई बहनों का होगा खुलासा? तो अपना घटिया प्लान के साथ अगले दिन सोनू और रिया विक्रांत के साथ खड़े हैं। विक्रांत सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए शातिर तरीके से मुस्कुरा रहा है। और सोनू यार, तू तो मेरा भाई है, अपना बच्चा है तू, और रिया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उस सीधी सादी लोकल ट्रेन आस्था को फंसाने में मुझे अपनी बाइक का पेट्रोल फूकना पड़ेगा यार। ये पकड़ो 50,000 एडवांस। जैसे ही काम पूरा होगा 1.5 लाख और मिलेंगे। बस उस आस्था को प्यार के नाटक में ऐसा फंसाओ कि वो दुनिया जहान भूल जाए। अब देखो विक्रांत का जादू। उस यूनिवर्सिटी टॉपर को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि वो मेरे पीछे पागल हो जाएगी। विक्रांत अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अगले दिन आस्था का पीछा करता है। दोपहर में आस्था किताबें हाथ में लिए पैदल घर लौट रही है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। आस्था एक पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश करती है, उसकी किताबें भीग रही हैं। तभी एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक जोरदार आवाज के साथ उसके पास आकर रुकती है। विक्रांत हेलमेट उतारता है। अरे आस्था, तुम इस तेज बारिश में पैदल जा रही हो? देखो तुम्हारी सारी किताबें भीग रही हैं। कम ऑन, शर्माओ मत, बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू विक्रांत जी, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मेरा घर अब ज्यादा दूर नहीं है। अरे आस्था, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात करने में शर्माती हो, लेकिन एक दोस्त और कॉलेज मेट के नाते क्या मैं तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं कर सकता? अरे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे कॉलेज की इतनी बड़ी टॉपर इस तरह सड़क पर भीगे। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपका। विक्रांत अपनी पहली चाल में कामयाब होता है। अगले दिन सीढ़ियों पर आस्था के हाथ से किताबें गिरती हैं। विक्रांत मुस्कुराते हुए घुटनों के बल बैठकर किताबें उठाता है और आस्था को देता है। आस्था शर्मा कर मुस्कुराती है। इसके 2 दिन बाद कैंटीन की टेबल पर विक्रांत आस्था के सामने कॉफी का मग रखता है। वो अपनी उंगलियों से हवा में दिल बनाने की इशारा करता है। आस्था नजरें झुका लेती है। 1 हफ्ते बाद कैंटीन के कोने में आस्था अकेली बैठी फोन पर विक्रांत का मैसेज पढ़ रही है। तभी आरव उसके पास आता है। अरे आरव, तुम कब आए? आस्था, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम उस विक्रांत के साथ काफी वक्त बिता रही हो। क्या सब ठीक तो है ना? विक्रांत, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। देखो, उसने मुझे ये डायमंड रिंग भी दी है। हे भगवान, ये तो बाजार में मिलने वाली 5-10 रुपए की कांच की अंगूठी है। लेकिन अगर अभी मैंने आस्था को ये कहा तो वो सोचेगी कि मैं विक्रांत से जलता हूँ और मुझसे दोस्ती तोड़ देगी। हाँ ठीक है आस्था, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, बस अपना ख्याल रखना। तुम मुझसे जलते हो आरव, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। वो मेरा ख्याल रखता है। मैं जलता नहीं हूँ आस्था, डरता हूँ। तुम्हारी इस मासूमियत की कीमत कहीं तुम्हें बहुत भारी न चुकानी पड़े, संभल जाओ। आस्था वहां से चली जाती है। आरव वहीं खड़ा रह जाता है। आस्था विक्रांत के प्यार में पूरी तरह पागल है। 3 दिन बाद दोपहर 2 बजे विक्रांत आस्था को यह कहकर कॉलेज से बंक करवा कर लाया है कि वो उसे एक बहुत अच्छी जगह ले जाएगा जहां उसे कोई परेशान नहीं करेगा। विक्रांत, हम यहाँ क्यों आए? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना प्लीज, कॉलेज वापस चलते हैं। अगर मामा या मामी को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा मार डालेंगे। अरे मेरी जान, डर क्यों रही हो? अरे जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं तो फिर इस डर का क्या मतलब है? क्या तुम्हें अपने इस विक्रांत पर जरा भी भरोसा नहीं है? भरोसा तो है विक्रांत, लेकिन ये तरीका गलत है। तो फिर आज अपना प्यार साबित करो या कोल्ड ड्रिंक पियो और शांत हो जाओ। हमारे बीच आज कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। आस्था डर के मारी कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। कुछ ही मिनटों में उसका सिर घूमने लगता है और वो सोफे पर बेहोश हो जाती है। विक्रांत मुस्कुराता है और अपना फोन निकालता है और टेबल पर ऐसी जगह सेट करता है जहां से पूरा बेड दिखाई दे। वो आस्था के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और चुपके से सारी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। शाम के 6 बजे आस्था की आंखें खुलती हैं। उसका सिर भारी है और कपड़े अस्त व्यस्त हैं। वो बदहवास होकर उठती है। विक्रांत, ये क्या हुआ? मैं बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे घर जाना है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे बाबा, तुम अचानक खुद ही सो गई थी। मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। अरे चलो अब नाटक मत करो, मैं तुम्हें बाइक से गली के बाहर छोड़ देता हूँ। विक्रांत आस्था का फायदा उठाकर उसे घर छोड़ देता है और अगले 3 महीने तक न उससे बात करता है न मिलता है। 3 महीने बाद सुबह 8 बजे आस्था रसोई में सब्जी बना रही है।
जैसे ही वो तेल में हींग का तड़का लगाती है, उसकी तेज महक से आस्था की जी बुरी तरह से मिचलाने लगता है। वो हाथ से कड़छुल छोड़कर बेसिन की तरफ भागती है। हे भगवान, ये पिछले कुछ दिनों से मुझे क्या हो रहा है? सुबह उठते ही चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, और मेरे पीरियड्स भी 3 महीने से मिस हो रहे। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? अरे इसके तो वही लक्षण दिख रहे हैं जो रिया बता रही थी। इसका मतलब विक्रांत ने अपना काम 3 महीने पहले ही तमाम कर दिया था। हमारा तो जैकपॉट लग गया। ओए कुलक्षणी, सुबह सुबह क्या नाटक फैला रखा है? उल्टा सीधा कुछ भी बाहर का खा लेती है और यहाँ आकर उल्टियाँ करती है। चल उठ और काम पर लग। मामी जी, मुझे बहुत चक्कर। आस्था चक्कर खाकर बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। घर में इस समय गांव से आस्था के नाना नानी पद्मिनी जी भी आए हुए हैं। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आनंद आस्था की जांच करके कमरे से बाहर आते हैं। पूरा परिवार हॉल में जमा होता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? अरे सुबह सुबह अचानक बेहोश कैसे हो गई? दीनानाथ जी, घबराने की कोई बात नहीं है। लड़की कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी, लेकिन बात यह है कि यह लड़की गर्भवती है। करीब 3 महीने का गर्भ है इसका। डॉक्टर की बात सुनकर नानी जी के हाथ से पानी का गिलास गिरकर फर्श पर चूर चूर हो जाता है। डॉक्टर बाबू, ये आप क्या कह रहे हो? मेरी बच्ची की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाय दैया, मर गई रे। मैंने तो पहले ही कहा था कि सावारा लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। हमारी शरीफों की इज्जत को सरे बाजार मिट्टी में मिला दिया इस कुलक्षणी ने। नाना जी, ये देखिए, अपनी लाडली यूनिवर्सिटी टॉपर के काले कारनामे। मेरी एक सहेली ने मुझे तस्वीरें भेजी थी। मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ, पर आज डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी है। ये हमारे कॉलेज के गुंडे विक्रांत के साथ रातें मना रही थी। नहीं नाना जी, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है। विक्रांत ने मुझसे शादी का वादा किया था, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ। अरे धिक्कार है तुझ पर। तेरे माँ बाप की मौत के बाद मैंने सोचा था कि तेरी परवरिश में कोई कमी न रहे, इसलिए अपनी आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने का फैसला किया था, और तूने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, हमारे खानदान के मुंह पर कालिख पोत दी। निकल जा हमारे घर से। 3 महीने के बिना बाप के पाप को लेकर तो हमारे घर में नहीं रह सकती। चली जा यहाँ से और जाकर किसी कुएं में डूब मर। मामी आस्था को जोर से धक्का देकर सड़क पर निकाल देती हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। आस्था भीगे कपड़ों में बिखरे बालों के साथ पागलों की तरह विक्रांत को ढूंढती हुई पहुंचती है। विक्रांत अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा है और हंस रहा है। विक्रांत, मुझे मेरे मामा के घर से निकाल दिया। नाना जी ने भी मुझे छोड़ दिया। हमारे बच्चे के बारे में सबको पता चल गया है। विक्रांत, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? तुमने तो मुझसे प्यार किया था ना। अरे चल, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा है? और शादी? अरे वो बहन जी टाइप लड़की, तो जैसी सीधी सादी लड़कियों को तो ये विक्रांत सिर्फ अपने मजे के लिए इस्तेमाल करता है। अपनी शक्ल देखी आईने में? चल भाग यहाँ से। और ये मेरा बच्चा नहीं है, समझा? विक्रांत बाइक स्टार्ट करके धूल उड़ाता हुआ चला जाता है। आस्था सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठकर छाती पीटकर रोने लगती है। उसी शाम आरव को कॉलेज के एक दोस्त से पता चलता है कि आस्था को घर से निकाल दिया गया है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। तभी उसे रिया और सोनू एक कोने में खड़े होकर हंसते हुए दिखाई देते हैं। आरव एक दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनता है। भाई मजा आ गया। मम्मी ने उस आस्था को बाल पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया। बुढ़ऊ नाना जी पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख रहे हैं। विक्रांत को जो हमने 2 लाख रुपए दिए थे वो वसूल हो गए। हाँ, रिया वो बेवकूफ आस्था सोच रही थी कि विक्रांत उसे सच्चा प्यार करता है। उसे क्या पता कि वो कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर जो तस्वीरें खींची थी वो सब हमारा प्लान था। हे भगवान, तो ये सब इन दोनों भाई बहन और उस मामी की साजिश थी। उन लोगों ने मासूम आस्था को जाल में फंसाकर उसका फायदा उठाया और बदनाम किया। आस्था बिल्कुल बेकसूर है। मुझे उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले। आस्था पिछले 3 दिनों से भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही है। पैरों में छाले पड़ चुके हैं। वो एक सैंडविच स्टॉल के पास पहुंचती है जहां एक लड़का सैंडविच खरीद रहा है। भैया प्लीज मुझे बस एक सैंडविच दिलवा दो ना, भगवान के लिए एक सैंडविच दिलवा दो। 3 दिन से भूखी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, वो मर जाएगा, प्लीज। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आरव है। जैसे ही वो आस्था की आवाज सुनता है वो झटके से मुड़ता है। आस्था की यह हालत देखकर उसके हाथ से सैंडविच का पैकेट जमीन पर गिर जाता है। आस्था, तुम इस हाल में? हे भगवान, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। आरव, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, मत छुओ मुझे। मैं एक बदचलन कलंकित लड़की हूँ।
मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मुझे मर जाने दो। चुप हो जाओ आस्था, एक शब्द भी मत कहना। तुम कोई कलंकित लड़की नहीं हो। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या साजिश हुई है। चलो मेरे साथ। जब तक तुम्हारा ये आरव जिंदा है तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आरव आस्था को हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर लाता है। हॉल में उसके पिता रामाशंकर और माँ शारदा बैठी हैं। आस्था की हालत देखकर दोनों चौंक कर खड़े हो जाते हैं। आरव, ये कौन सी लड़की है और इसकी ये हालत? तू इसे इस वक्त हमारे घर क्यों लेकर आया है? माँ, ये मेरी क्लासमेट आस्था है। इसके अपनों ने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इसे प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाल दिया है। ये आज से हमारे घर रहेगी। क्या तू पागल हो गया है आरव? ये लड़की कुंवारी माँ बनने वाली है, किसी और के पाप को पेट में पाल रही है और तू इसे हमारे शरीफ घराने की बहू बनाएगा? समाज हमें जीने नहीं देगा, लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। रमाशंकर जी, समझाइए अपने बेटे को। अरे अब शादी कोई खेल नहीं है, तो किसी और के बच्चे को अपना नाम देने की बात कर रहा है। पिताजी, पाप करने वाला पापी होता है। जो मासूम उस साजिश का शिकार हुई वो पापी कैसे हो गई? मैं आस्था को पिछले 2 साल से मन ही मन सच्चा प्यार करता हूँ। अगर आज हमने इसे सहारा नहीं दिया तो ये और इसका अजन्मा बच्चा दम तोड़ देंगे। माँ, क्या आपकी ममता इतनी कमजोर है कि तड़पती हुई लड़की को अपनी चौखट पर जगह नहीं दे सकती? शारदा जी कोने में खड़ी कांपती आस्था की तरफ देखती हैं। उनका ममतामयी दिल पिघल जाता है। वो आस्था को अपनी छाती से लगा लेती हैं। नहीं मेरे बच्चे, तूने मेरी आंखों पर बंधी समाज की पट्टी खोल दी। मैं तेरी शादी इससे कराऊंगी। अब ये हमारे घर की इज्जत है। अगले दिन मंदिर में सादगी से भगवान के सामने आरव आस्था की मांग में सिंदूर भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। रात को बेडरूम में आस्था बेड के कोने में सिमट कर बैठी है। वो कांप रही है। आरव कमरे में आता है और जमीन पर अपना बिस्तर लगाने लगता है। आरव, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आस्था, तुम मेरी पत्नी हो और सबसे पहले मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम आराम से बेड पर सो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रात के 2 बजे आस्था अचानक सपने में विक्रांत और मामी का चेहरा देखकर चीखते हुए उठती है। नहीं, मुझे मत मारो विक्रांत, छोड़ दो मुझे। शांत हो जाओ आस्था, शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आरव आस्था को संभालता है। 1 और महीना बीत गया है। आस्था का 5 महीने का पेट अब थोड़ा दिखने लगा है। वो सास शारदा जी के साथ तुलसी के पौधे में दिया जलाने आती है। तभी पड़ोस की कलेशी, काली और कलूटी वहां आ धमकती हैं। अरे शारदा बहन, राम राम। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी इस नई बहू को। हाय राम, वैसे शादी को तो अभी जुम्मा 1 महीना हुआ है, लेकिन बहू का पेट तो ऐसा दिख रहा है जैसे 5-6 महीने बीत गए हो। क्या बात है? हाय राम, आजकल के बच्चे शादी से पहले एडवांस हो गए क्या? ओए कलेशी, काली कलूटी, अपने इस मुंह को जरा बंद ही रखो तो बेहतर होगा। मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी फालतू मत बोलना, वरना घर में घुसकर जुबान खींच लूंगी। सुनिए चाची, आस्था मेरी पत्नी है और हम दोनों कॉलेज में पिछले 2 साल से साथ में हैं। ये मेरा बच्चा है और हमारे घर की इज्जत है। अगर दोबारा हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाई तो मानहानि का ऐसा केस ठोंकूंगा कि बुढ़ापा जेल में चक्की पीसते हुए कटेगा। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आस्था को ससुराल में पूरा सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन अगले दिन आरव की नागिन बुआ और जहरीली मौसी मिलने आती है। वो सोफे पर बैठी हैं। शारदा जी चाय लेकर आती हैं। आस्था उनके पीछे खड़ी है। शारदा, पूरे खानदान में थू करवा दी तुमने। इस आवारा बच्चलन लड़की को तुम अपने घर की बहू बनाकर बैठी हो। इसके पेट में किसका पाप पल रहा है? सही कह रही है जिज्जी, ये लड़की तो इस घर का भी नाश कर देगी। आरव की जिंदगी तबाह कर दी इसको लक्ष्मी ने। नागिन और जहरीली जीजी, बस बहुत हुआ। आप दोनों हमारे घर मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान की तरह रही है। और अगर आप दोनों को हमारी बहू से इतनी दिक्कत है तो इस घर के दरवाजे आप दोनों के लिए अभी और इसी वक्त बंद किए जाते हैं। निकल जाइए यहाँ से। अच्छा, तो बहू के आते ही बहन साली पर आए हो गए। चलो री मौसी। नागिन और जहरीली दोनों मुंह बनाकर वापस चली जाती हैं। अगले दिन आरव आस्था को लेकर डॉक्टर के पास नियमित चेकअप के लिए गया है। जैसे आरव और आस्था क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, लॉबी में विक्रांत अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ खड़ा दिखाई देता है। अरे अरे, देखो कौन आया है। मेरी पुरानी यूज्ड इस्तेमाल की हुई आइटम। क्यों आस्था, मामा के घर से लाद पड़ी तो इस नए बकरे को फंसा लिया? क्यों भाई आरव, दूसरों का छोड़ा हुआ माल चखने में बड़ा मजा आ रहा है क्या? पहले तो मैंने ही इसका मजा। ढिशुम, आरव का एक जोरदार घूंसा विक्रांत के मुंह पर पड़ता है। विक्रांत के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ओए कुत्ते की दुम, अगर दोबारा मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो इन हाथों से तेरी जान ले लूंगा और मुझे जेल जाने का कोई गम नहीं होगा। आरव, जाकर अपने साले और साली को मार। मुझे क्यों मार रहा है? असली साजिश तो उन्हीं ने की थी। आरव अपने
कॉलेज के कुछ वफादार दोस्तों को फोन करके विक्रांत को किडनैप कर लेता है और एक सुनसान जगह ले जाता है। अंधेरे कमरे में विक्रांत एक लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ है। अरे भाई मुझे छोड़ दो यार, प्लीज मुझे मत मारो। तुम ये क्या कर रहे हो? ये गैर कानूनी है, तुम पर पुलिस केस हो जाएगा। अरे पुलिस केस तो तुझ पर होगा विक्रांत, और ऐसा होगा कि तेरी पूरी जवानी जेल के सलाखों के पीछे सड़ते हुए कटेगी। सीधे सीधे इस कैमरे के सामने सच उगल, और वो असली तस्वीरें और वीडियो कहाँ है, सच बोल, वरना इस लकड़ी से तेरा चेहरा ऐसा जलाऊंगा कि कोई लड़की तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। अरे मैं बोलता हूँ, मैं ये सब सच बोलता हूँ। साजिश मेरी नहीं थी। आस्था के मामा के बेटे सोनू और बेटी रिया ने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए थे ताकि मैं आस्था को प्यार के जाल में फंसाऊं। फिर उन्होंने मुझे वो नशीली दवा दी थी जो मैंने आस्था के कोल्ड ड्रिंक में मिलाई थी। वो तस्वीरें और वो वीडियो भी सोनू ने ही मेरे फोन में, अपने फोन में ट्रांसफर की थी ताकि वो अपनी नाना जी को दिखाकर आस्था को जायदाद से बेदखल कर सके। मेरा फोन चेक कर लो, उसमें रिया के सारे व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स अभी भी सेव हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। बहुत बढ़िया विक्रांत, तुमने खुद अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिए। रोहन, इसे यहीं बांध कर रखो और इंस्पेक्टर विजय को फोन करो। अगले दिन आरव अपनी कार में लैपटॉप और पेन ड्राइव लेकर कोर्ट की तरफ जा रहा है। कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। जज अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कटघरे में मामी सुमन, रिया और सोनू खड़े हैं। दूसरी तरफ व्हील चेयर पर 7 महीने की प्रेग्नेंट आस्था बैठी है। उसके पीछे आरव, उसकी मां शारदा जी और बूढ़े नाना नानी दीनानाथ जी खड़े हैं। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल सुमन जी, उनके बेटे सोनू और बेटी रिया पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। असली गुनहगार तो ये लड़की आस्था है। इसका चरित्र कॉलेज में शुरू से ही खराब था। इसने अपनी मर्जी से विक्रांत के साथ संबंध बनाए और जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो अपने मामा मामी की करोड़ों की जायदाद हड़पने के लिए उन पर साजिश का झूठा इल्जाम लगा दिया। अरे ये सब झूठ है, झूठ है ये सब वकील साहब। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर। दीनानाथ जी, कोर्ट की मर्यादा बनाए रखिए। वकील साहब, क्या आपके पास अपनी बात को साबित करने का कोई ठोस प्रमाण है? हाँ माय लॉर्ड, खुद विक्रांत जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। विक्रांत बताओ, कोर्ट को क्या सच है? क्या तुमने सुमन जी के कहने पर कुछ किया? नहीं माय लॉर्ड, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन सच यह है कि आस्था ने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं उसका साथ दूंगा तो वो अपने नाना की आधी जायदाद मुझे दे देगी। रिया और सोनू तो बेकसूर हैं। पूरी अदालत में कानाफूसी शुरू हो जाती है। तभी आरव जज की इजाजत लेकर कटघरे में आता है और उसके हाथ में एक रिमोट और पेन ड्राइव है। माय लॉर्ड, झूठ के पैर नहीं होते। वो ज्यादा देर तक कोर्ट के सामने खड़ा नहीं रह सकता। वकील मेहरा जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी आस्था ने साजिश की। अब जरा कोर्ट के इस बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखिए जिसे इंस्पेक्टर विजय ने वेरीफाई किया है। प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑन होती है। स्क्रीन पर सबसे पहले मामी सुमन और सोनू के बैंक अकाउंट की डिटेल्स फ्लैश होती है। ठीक उसी रात जिस रात आस्था के साथ वो घिनौनी हरकत हुई थी, सोनू के अकाउंट से विक्रांत के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ये देखिए माय लॉर्ड, ये है वो 2 लाख रुपए की कीमत जो एक लड़की की इज्जत और जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस भाई सोनू और मामी सुमन ने चुकाई थी। और इतना ही नहीं, अब जरा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। ऑडियो प्ले होता है। सुन विक्रांत, काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आस्था को कोल्ड ड्रिंक में वो दवा पिलाकर ऐसी तस्वीरें खींचना कि वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। जैसे ही मम्मी वो तस्वीरें नाना जी को दिखाएंगी, नाना जी उसे घर से निकाल देंगे और पूरी प्रॉपर्टी हमारी नाम हो जाएगी। फिर तेरा बाकी का 1.5 लाख रुपया तुझे मिल जाएगा। ऑडियो सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। मामी सुमन, रिया और सोनू के चेहरों का रंग सफेद पड़ जाता है। अरे थू है तुम दोनों पर, और थू है तुम राक्षसों पर, जिन्होंने मेरी मरी हुई बहन की इकलौती बेटी की जिंदगी सिर्फ चंद रुपयों के लिए नरक बना दी। माय लॉर्ड, मैं खुद अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। इस अदालत के सामने सारे डिजिटल सबूत और गवाह बिल्कुल साफ हैं। सुमन शर्मा, रिया शर्मा और सोनू शर्मा ने एक सोची समझी आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक मासूम लड़की के चरित्र पर दाग लगाया, उसे नशा देकर शारीरिक प्रताड़ना दी और उसे रास्ते पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया। इसीलिए अदालत इन तीनों और विक्रांत को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कारावास जेल की सजा सुनाती है। साथ ही दीनानाथ जी की पूरी संपत्ति और मकान के कानूनी वारिस केवल और केवल आस्था शर्मा ही होंगी। आस्था बेटी, मुझे माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें जेल मत भिजवाओ। कानून को अपना काम करने दीजिए मामी जी, आपने जो बोया है वही तो काट रही हैं। लेडी कांस्टेबल मामी सुमन और रिया को घसीटते हुए और पुलिस सोनू विक्रांत को हथकड़ी लगाकर जेल की वैन की तरफ ले जाती है। कोर्ट के बाहर दीनानाथ और नानी पद्मिनी जी रोते हुए आस्था के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आस्था बेटी, मुझे अपनी इस जमीन जायदाद पर बड़ा घमंड था।
मुझे लगता था कि पैसे से तेरी जिंदगी संवार दूंगा, लेकिन असली दौलत तो उस आरव और उसके माता पिता के पास है, जिन्होंने तुझे तब अपनाया जब तेरे सगे मामा मामी ने तुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर हाथ उठाया था। नहीं नाना जी, आप ऐसा मत कहिए। आप तो सच से अनजान थे। धोखा तो उन अपनों ने दिया जिन पर हमने भरोसा किया था। शारदा जी, आज से हमारी पूरी जायदाद अपनी बेटी आस्था के नाम करते हैं। हम दोनों बूढ़े भी अब कुछ दिन अपनी बेटी के इस स्वर्ग जैसे ससुराल में रहेंगे और फिर भगवान का भजन करने गांव चले जाएंगे। नानी जी, ये तो आस्था का अपना घर है, आप जब चाहे यहाँ रहिए। मायके ने इसे सिर्फ अपमान और दर्द दिया था, लेकिन ये ससुराल इसे ताउम्र सिर का ताज बना कर रखेगा। आस्था बेगुनाह साबित हो जाती है और 5 महीने बाद अस्पताल के कॉरिडोर में आरव, उसके पिता रमाशंकर जी, माँ शारदा जी और नाना नानी बेसब्री से चक्कर काट रहे हैं। तभी डॉक्टर आनंद बाहर आते हैं। बधाई हो आरव जी, आपकी पत्नी आस्था ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। दोनों बिल्कुल ठीक है। माँ, मैं पापा बन गया, हमारे घर में छोटा मेहमान आया है। अगले दिन सुबह आस्था बेड पर बैठी है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है जो कपड़े में लिपटा हुआ है। आरव उसके बगल में बैठा है। तभी पड़ोसन काली कलूटी और नागिन बुआ, जहरीली मौसी चोरी छिपे बच्चा देखने के और ताना मारने के इरादे से कमरे में आते हैं। अरे बच्चा तो बिल्कुल आरव पर नहीं गया, आखिर जाएगा भी कैसे? खून तो किसी और का है। सुनिए, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए। ये बच्चा मेरा है। इसके जन्म प्रमाण पत्र पर पिता के नाम की जगह आरव रमाशंकर लिखा हुआ है। जो इंसान बच्चे को पालकर बड़ा करता है, संस्कार देता है, उसलिए पिता वही होता है, समझे? आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे बच्चे या मेरी पत्नी के अतीत पर एक भी उंगली उठाई तो मैं सीधा कोर्ट से वारंट निकलवा कर उसे जेल भिजवाऊंगा। निकलो यहाँ से कलेश, है ना? बहुत देख लिया तुम लोगों का समाज। पूरा परिवार खुश हो जाता है। 5 दिन बाद पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा हुआ है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आस्था एक सुंदर सी साड़ी पहने, मांग में आरव के नाम का गहरा सिंदूर सजाए, गोद में बच्चे को लिए कार से उतरती है। सास शारदा जी सोने की थाली लेकर उसकी आरती उतारती हैं। ससुर रमाशंकर जी बच्चे के नाम पर 5 लाख की एफडी आस्था के हाथ में थमाते हैं। गृह प्रवेश करो बेटा, इस घर की लक्ष्मी भी तुम हो और इस घर की इज्जत भी तुम हो। जिस मायके ने मुझे अपनी कोख से जनकर भी पराया कर दिया, तड़पने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, उसी भगवान ने मुझे ससुराल के रूप में 7 जन्मों का पुण्य दे दिया। शुक्रिया आरव, मुझे और मेरे बच्चे को ये नया जीवन और सम्मान देने के लिए। सम्मान पैसे या जायदाद से नहीं मिलता आस्था, सम्मान तो सच्चे संस्कारों और अपनों के प्यार से मिलता है। अब तुम सिर्फ खुश रहो क्योंकि ये तुम्हारा हक है। सभी लोग हंसते हैं और फूलों की बारिश होती है। आस्था के चेहरे पर एक गौरवमयी मुस्कान है। तभी आस्था। दोस्तों, आस्था और आरव की इस जीत के बाद आपके विचार से जब समाज में आस्था जैसी अन्य लड़कियां इस तरह के डिजिटल धोखे, साइबर ट्रैप्स का शिकार होती हैं, तो उन्हें समाज के तानों से डर कर टूटने के बजाय खुद को कानूनी और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पहला कदम क्या उठाना चाहिए, ताकि वे भी अपनी इस कहानी की तरह सम्मान वापस पा सके? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।